बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज मैं आपको एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। ये सुन के आपको खुशी होगी कि एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए आपको किसी बहुत बड़ी मील की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे अमले की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप चंद डॉक्यूमेंट्स की मदद से, एक कंपनी की मदद से, कुछ सरमाए की मदद से और एक अच्छे कस्टमर की मदद से इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये कारोबार एक टेक्निकल कारोबार है, जिसमें आपको बड़े मुहतात तरीके से, बड़े समझदारी से कदम उठाना पड़ता है। आप अक्सर लोग इस बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि उन्हें धोखा ना आ जाए, लेकिन मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट का कारोबार भी लोकल ट्रेड की तरह होता है। इसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से कारोबार करते हैं, अगली पार्टी की साख वगैरह जान लेते हैं, तो आपको इस किस्म का धोखा होने के चांसेस बहुत कम है। चलिए अब हम कुछ बुनियादी चीज़ों की तरफ चलते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के लिए किन किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके साथ हम अपने एक्सपोर्ट के कारोबार का आगाज़ कर सकें। सबसे पहले आपको एक कंपनी की ज़रूरत है जो रजिस्टर्ड हो और जो हुकूमत से, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ की हुकूमत से रजिस्टर्ड कंपनी हो जो कि एक्सपोर्ट करने की मिजाज होती है। इसके अलावा कुछ इदारे होते हैं जिनके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है, उनके साथ आपका रजिस्टर्ड होना लाजमी है ताकि आप एक्सपोर्ट करें और उनको पता हो कि ये बंदे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट वाली पार्टीज़ को भी उनके बारे में पता हो। उनमें सबसे पहला इदारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। आप किसी भी इलाके के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, किसी भी इलाके के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हों और आप उनके साथ आपका ताल्लुक हो। इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कल को जब आप एक्सपो अटेंड करने के लिए किसी मुल्क, दूसरे मुल्क में जाना चाहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास एक इख्तियार होता है कि वो एक टीम मुरतब करे जो कि एक्सपो को अटेंड करने के लिए बाहर के मुल्क जाएं, ताकि जो कारोबार, एक्सपोर्ट का कारोबार है, उसमें बेहतरी आ सके। उसके बाद हमारे पास रीप का एक इदारा है जो कि चावल की एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसकी रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होनी चाहिए। रीप में आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास चावल के बारे में जो मालूमात है, किस मुल्क में चावल की ज़रूरत है या चावल के किसी मुख्तलिफ ममालिक के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी जो उनकी सारी मालूमात है वो आप तक पहुँचती रहेंगी। इसलिए ये आपने लाजमी करना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रीप के साथ आप रजिस्टर्ड हों। इसके बाद हमारे पास कुछ और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एनटीएन है और एसटीएन है, नेशनल सेल्स नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर है। इसके अलावा बैंक अकाउंट आपका होना लाजमी है। वैसे भी जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे एनटीएन लाजमी पूछते हैं और एनटीएन का अंदराज करते हैं। इसके अलावा आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को दिखा सकें कि मैं इस नाम से इस इलाके में काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास लेटर हेड होना चाहिए। वैसे भी आप जब अकाउंट के लिए भी जाते हैं तब भी आपको लेटर हेड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन, जो आपकी जो बातचीत कस्टमर के साथ हो, वो इस लेटर हेड की मदद से होनी चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि ये एक कंपनी है जो इस इलाके में रजिस्टर्ड है और मैं उसके साथ कारोबार कर रहा हूँ। इसके बाद एक वीबोक आ जाता है। वीबोक ये हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले इसको शुरू किया है। इसका मकसद जो है वो भी एक्सपोर्ट को आसान बनाना है। इसलिए वीबोक की रजिस्ट्रेशन भी अब लाजमी करार दे दी गई है। जब आप पोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वीबोक की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ती है। उसके बाद अगली जो सबसे अहम चीज़ है वो कि किस प्रोडक्ट में आपने डील करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिया, आप किस प्रोडक्ट में आपने डील करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं जो चीज़ रेकमेंड करूँगा या मैं जिस चीज़ को जानता हूँ वो तो चावल है। चावल में आप डील कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जो एक्सपोर्ट आइटम है वो चावल ही है और आप चावल में डील कर सकते हैं। चावल में आपको कस्टमर, उसको आप चावल बेच सकते हैं। पाकिस्तान अपनी काश्त का बहुत सारा हिस्सा चावल का, बल्कि ज़्यादातर हिस्सा चावल का वो बाहर एक्सपोर्ट करता है। उससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होकर मुल्क में आता है, इससे मुल्क की भी हम लोग खिदमत करते हैं। तो आपको चावल के कारोबार में आप बड़े आसानी से चावल का कारोबार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी आइटम जो लेने वाले मुल्क के लिए लीगल हो और देने वाले मुल्क के लिए भी लीगल हो और उस पे आप जाके उसका कारोबार आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में उस आइटम का आप कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद अगली बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने पहले कारोबार, आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए, अब प्रोडक्ट का आपको पता चल गया। अब
जो सबसे अहम बात है कि कस्टमर कैसे ढूंढा जाए। कस्टमर ढूंढने के लिए हमने जो एफर्ट करनी है वो हम किस तरफ लगाएं तो हम आसानी से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर जगह पे आपको इंटरनेट आसानी से मिल जाता है। आपने गूगल पे जाना, सर्च करना है कि राइस डिमांड कस्टमर, तो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं जो कस्टमर जो राइस जिनके जिन्होंने राइस परचेज करना है इंटरनेशनली। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट के इंटरनेशनली आप उसको पब्लिश करें, मुख्तलिफ जगहों पे आप उसके लिंक डालें, उससे भी आपको कस्टमर एक्सेस करेगा। वहाँ पे जो आपने अपना एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस की मदद से वो आपको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। और जिनको ज़रूरत है वो कोई ऐसी पार्टी ढूंढते हैं जो कि चावल के मामले, अगर आपका रेट आपकी क्वालिटी उनको समझ में आती है तो आप उस उनके साथ चावल का कारोबार कर सकते हैं। तो इसलिए वेबसाइट होना भी काफ़ी अहम चीज़ है। इसके अलावा आप जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा है, अमेजोन.com है, वहाँ पे जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ लेवल होते हैं, आप किसी भी लेवल पर रजिस्टर करके कस्टमर्स तक एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अहम जरिया है। वैसे फोरम है जहाँ पे अक्सर लोग जो है वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड हों, वहाँ के जो कस्टमर हैं उनको आप एक्सेस करें और उनको आप बताएं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और इस रेट में मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जो एक बहुत अहम जरिया है, जो फिजिकल जरिया है, वो ये है कि आप एक्सपो अटेंड करें। अगर आपके पास बाहर जाने के भी फिलहाल पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कराची में एक्सपो सेंटर है, लाहौर में एक्सपो सेंटर है, आप वहाँ जाके एक्सपो अटेंड करें। जब भी चावल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्सपो हो उसको आप अटेंड करें। जब आप एक्सपो अटेंड करेंगे तो वहाँ पे इस किस्म के लोग आए होंगे जो उसका जिनका जिनका खरीदारी से या लेन देन से ताल्लुक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उनको अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर सकते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं इस रेट में दे रहा हूँ। अगर उनको बारे में आता है, उनको समझ में आता है और आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, तो हो सकता है वहाँ से ही आपको कारोबार की के मौके आपको मिलें और आप अपने कारोबार को वहाँ से शुरू कर लें। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपने अपने कस्टमर के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, वो व्हाट्सएप पर करें, डॉक्यूमेंट शेयर करें वो व्हाट्सएप पे करें या ईमेल के ज़रिए करें, ताकि आपके पास उनका रिकॉर्ड हो कि आपने इस कस्टमर के साथ ये लेन देन की टर्म्स तय की और इस तरह से आपने उसके साथ बातचीत शुरू की। आपको आसानी हो कि आप उस कस्टमर कल को अब जो है वो उसके पास आपके पास प्रूफ हो कि मैंने इस कस्टमर से डील शुरू की और मैंने इस तरह से लेन देन शुरू किया। इस बात का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि शायद आप डरें इस चीज़ से कि कोई आपको धोखा देगा, बल्कि नहीं, कल को भी आपको किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या कोई आपको बातचीत जो आपकी डिस्कशन कस्टमर के साथ है उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो अमूमन इंसान एक दफ़ा जब चीज़ को देखता है तो उसको थोड़ी समझ आती है, जब बार बार देखता है तो ज़्यादा समझ आती है। तो आप कल को भी अगर देखना चाहें कि मेरी क्या टर्म्स तय हुई थी या किस तरह की मैंने उसे चीज़ देनी है, तो आप वो जो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हुए ईमेल की सूरत में या व्हाट्सएप पे आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद अगली जो सबसे अहम बात है, अब आपकी कस्टमर से बातचीत होगी, अब आपने उससे पेमेंट टर्म्स तय करनी है। पेमेंट टर्म्स बहुत ही ज़रूरी है, उसमें आपने सबसे अहम इस चीज़ पे तवज्जो देनी है कि आप कोशिश ये करें कि उससे एडवांस पैसे लें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उससे एडवांस पैसे लें। 100% एडवांस ले सकते हैं 100 ले लें, अगर आप 50% एडवांस ले सकते हैं 50% एडवांस लें। आप जितने पैसे उससे एडवांस में लेंगे उतने ज़्यादा आप सिक्योर होंगे। तो कोशिश ये करें, चूंकि आपने ईमानदारी से काम करना है, तो कोशिश ये करें जितने एडवांस आप ले सकते हैं उतने एडवांस लें, उससे आपके कारोबार में भी आपको आसानी होगी। उसके बाद अगला आ जाता है एलसी। एलसी एक बड़ा सिक्योर जरिया है जिसमें आपका बैंक आपको गारंटी करता है कि वो कस्टमर आपको पैसे देगा और आप भी उसको प्रोडक्ट देंगे। तो वो एलसी जो है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट उसको कहते हैं। ये एक बड़ा अहम जरिया है कि जिससे आप दोनों श्योर होते हैं कि चूंकि बैंक बीच में है, उधर का बैंक भी इधर का बैंक भी, तो उधर का बैंक ये मजाज है कि वो आपको पैसे लेके देगा और इधर का बैंक ये मजाज है कि वो उसको जो उसने आइटम लेनी है, जो उसने चावल लेने हैं वो उसको लेके वो देगा। ये एक अहम जरिया है, इसको भी आप लेके चल सकते हैं। एलसी एट साइट, ये एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, इसके ज़रिए आप कारोबार कर सकते हैं। इसमें कोई कबाड़ नहीं, क्योंकि बैंक दोनों साइड पे है, बैंक अपनी साख बचाने के लिए लेने वाले को भी चीज़ देगा और बेचने वाले को भी उसके पैसे अदा करवाएगा। और इसके बाद जो है ना, ये अगली टर्म आ जाती है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स में जो मेन चीज़ है सबसे पहली, कि आप अपना माल तैयार करते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट्स उसको भेजेंगे तभी वो वहाँ से माल छुड़वा सकेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि कुछ पैसे एडवांस लें और बाकी की कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स करें। इसमें कुछ मसला ऐसे आ सकता है कि आपने माल यहाँ से भिजवा दिया, अगला बंदा वहाँ से लेने नहीं आता, तो आप उसका कुछ 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 कर नहीं सकते कि अगला बंदा अगर वहाँ से लेने के लिए नहीं आता। कोशिश ये करें कि आप
कुछ पैसे एडवांस लें तो अगले बंदे की जिम्मेदारी होगी, या 50% एडवांस लें, बाकी सीएडी कर लें, मतलब कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स कर लें, फिर आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो तभी अगला बंदा उस पोर्ट से माल निकलवा सकेगा। अगर उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो शायद ये हो सकता है कि वो बंदा ना लेने आए, और अगर ना लेने आए तो फिर आप ही का माल वहाँ पे फंसेगा और आप ही के लिए मसाइल खड़े होंगे। इसके अलावा जो क्रेडिट वाला सिर्फ उन कस्टमर से करें जो कस्टमर आपके जो आपके साथ काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, या जिन पे आपके मुकम्मल तौर पे एतबार है कि ये बंदा मुझे किसी सूरत धोखा नहीं देगा, वरना किसी सूरत भी जो है आप क्रेडिट की तरफ ना जाएं। और आप कोशिश ये करें कि जो एलसी का तरीका है या एडवांस पेमेंट का तरीका है, ज़्यादा उसी पे आप फोकस करें। इसके बाद जो अगली एक्सपोर्ट में सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने वहाँ उसको देनी कहाँ पे चीज़ है। जब आप कस्टमर से बातचीत कर रहे होते हैं तो आप ये भी तय करते हैं कि आपने उसको कहाँ पे देनी है। इसमें मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उन टर्म्स का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ये आपके अपनी मुल्क की पोर्ट भी हो सकती है, यानी आप उसे FOB कराची दे देते हैं। कराची से वो आगे उसकी जिम्मेदारी है अपने मुल्क तक लेके जाना। आपने माल तैयार करके पैक करके कराची तक पहुंचा दिया, अब कराची से आगे उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आपने वहां तक अपने पैसे वसूल कर लेने हैं और उसके बाद उसकी अपनी जिम्मेदारी है। दूसरा तरीका जो है वो किसी दूसरे मुल्क की पोर्ट पे हमने पहुंचाना है। लेट्स सपोज आपने जो है वो यूरोप की किसी पोर्ट पे पहुंचाना है, तो आप यूरोप की पोर्ट पे जो है ना उसको FOB उस पोर्ट का दे देते हैं। तो आगे से उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर क्लियरेंस कराए, और कस्टम क्लियरेंस के बाद वो वहाँ से माल अपना लेके तो अपने गोदाम तक चला जाए। उसके बाद जो अगले तरीके हैं वो आप उसके गोदाम तक उसको पहुंचाते हैं। उसमें जो है CIF है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी इसमें आपका जो माल है वो भी इंश्योरेंस किया होता है कि रास्ते में अगर कोई मसला बन जाता है तो वो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो आप करके तो अपने माल की जो भरपाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा CNF है, CNF में कॉस्ट एंड फ्रेट, और इसमें ये होता है कि आपकी इंश्योरेंस शामिल नहीं होती। बाज़ लोग इंश्योरेंस को अच्छा नहीं समझते, वो शामिल नहीं। बाकी ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कोई इतने जो है ना लगातार धोखे के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये वेसल्स होते हैं बहुत बड़े, उस पे एक कंटेनर नहीं होता, उस पर बहुत ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी होती है, और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि माल को बहफाजत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँ। और वो इस चीज़ के आपसे पैसे ले रहे हैं और उन्होंने आपको अपनी बेहतरीन सर्विसेज देनी है। तो इसलिए FOB है, CIF है और CNF है। इन तीनों में से आप कोई भी तरीका कस्टमर के साथ तय कर सकते हैं, और आप उसके साथ जो है ना वो डील करके तो आप उसे जो है दे देते हैं। अगर आपका लोकल कोई कस्टमर है तब तो उसके साथ एक्स मिल भी आप कर सकते हैं, यानी मिल के अंदर ही आपने रहना है, उसके बाहर निकलते वक्त उसने सारी पेमेंट आपको करनी है और माल ले जाना है। बाकी जो दूसरे हैं, दूसरे मुल्क में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको इन चारों तरीकों में से कोई एक इख्तियार करना पड़ेगा। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि क्या हमें इस सारे प्रोसेस में किसी बंदे की ज़रूरत है, किसी एजेंट की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल हमें इसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमारे पास 2 किस्म के एजेंट होंगे, और इस सारे प्रोसेस में एक क्लीयरेंस एजेंट होगा। जब हमारा माल हमारी पोर्ट पे पहुंचेगा वहाँ पे हमें कुछ कस्टम अदा करना पड़ता है। वो कस्टम की क्लीयरेंस के लिए एक एजेंट होता है जिसको हम क्लियरिंग एजेंट कहते हैं। हम उसको अपने डॉक्यूमेंट सारे, पैकिंग लिस्ट वगैरह और जो रेड लिस्ट होती है वो हम उसको दे देते हैं। डॉक्यूमेंट सारे हम उसे दे देते हैं। उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको माल क्लियर करवा के दे और अगले पोर्ट पे वो पहुंचने के लिए रेडी हो जाए। और उसके बाद कार्गो एजेंट एक होता है, जो कि इसका कार्गो एजेंट का काम ये होता है कि उसने अगले वेसल पे माल को चढ़वाना है, और वो सी जो फ्रेट है वो उसके ज़िम्मे होते हैं, और सी के जो मामलात है वो उसने क्लियर करने होते हैं। सी के मामलात के साथ साथ बाज़ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो कि अगली पोर्ट पे भी मामलात आपके क्लियर कर देते हैं, यानी अगली पोर्ट पे भी जब वो जाता है फिर कस्टम होता है, कस्टम क्लियरेंस होती है। कस्टम क्लियरेंस के बाद आपके जो कस्टमर है वो आपका वो माल ले सकता है। उसके बाद लेके वो अपने गोदाम तक चला जाता है। तो आप अपने गोदाम तक उसको जो है ना वो पहुँचा, वहाँ की पोर्ट तक आप माल पहुँचा देते हैं, या अगर कस्टमर की डिमांड है तो आप वहाँ के गोदाम तक भी माल पहुँचा देते हैं। यानी ये सारा अगर आपने पेमेंट्स अदा करनी है, जिस तरह से हम लोकल बिजनेस करते हैं, ट्रक वाले को हम लोग पेमेंट करते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने पेमेंट करनी है तो हम लोग यहाँ से माल कराची पहुँचा देते हैं। कराची से आगे वो फिर वेसल पे सवार होके अगली पोर्ट तक चला जाता है। अगली पोर्ट से फिर कस्टम क्लियरेंस होती है, और फिर वो माल जो है ना वो अगले कस्टमर के गोदाम तक चला जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी पेमेंट टर्म्स तय होना, और यह तय होना कि आप उसे कहाँ पे माल पहुँचाएंगे। और उसके अलावा जो पेमेंट सिक्योर मोड है वो मैंने आपको बता दिया कि एडवांस पेमेंट सबसे सिक्योर है। इसके अलावा जो है वो एलसी पे आप काम कर सकते हैं। एलसी एट साइट एक अच्छी चीज़ है,
उस पर आप काम करें। लेकिन क्रेडिट से आपने बिल्कुल परहेज करना है। क्रेडिट आपने नए अगर आप हैं, आप कस्टमर को जानते नहीं है, सिर्फ एतबार की बेस पे आप उससे क्रेडिट ना करें। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर दुरूद भेजें। दुआओं में मुझे याद रखें और अपना काम ईमानदारी से करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। इसके अलावा हमने पैकिंग पे वीडियोस बनानी है, हमने चावलों की पहचान पे बहुत सारी वीडियोस बनानी है। तो स्टे इन टच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको एडवांस में पता चल सके।